सो वेलकम एवरीवन। तो इस वीडियो में विल स्टार्ट विद द थाइमस ग्लैंड। सो थाइमस ग्लैंड इज अ प्राइमरी lymphoid organ and it play a crucial role in development and maturation of T lymphocytes which is essential for adaptive immunity। राइट, तो अब ये जितना भी प्राइमरी lymphoid organ, टी lymphocytes, राइट, एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी, ये सब हम आगे की सेशंस में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर दीज। एंड जब हम थाइमस ग्लैंड की लोकेशन और स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सो थाइमस इज सिचुएटेड अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट, बिहाइंड द स्टर्नम एंड इन फ्रंट ऑफ हार्ट। राइट, सो इस डायग्राम में वी कैन क्लियरली सी दिस इज थाइमस ग्लैंड, इट इज बिहाइंड द स्टर्नम एंड front of the heart. Now structure wise, thymus consists of two lobes जो कि फर्दर और दो लोब्यूल्स में डिवाइडेड होता है, एंड ईच लोब इज सराउंडेड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल, और हर लोब के देर आर टू डिस्टिंक्ट रीजन्स। आउटर रीजन को हम कॉर्टेक्स कहते हैं एंड इनर रीजन को मेड्यूला। तो जो हमारा आउटर रीजन है, इट इज पैक्ड विथ immature T cells, and inner region में there are mature T cells and Hassel's corpuscles, right, which is spiral structure made of epithelial cells. So basically thymus gland हमारा adaptive immunity, maturation and development of T cells में crucial role play करता है। Right, so this is structure location wise that it is present in front of, behind the sternum and front of the heart। तो जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहला फंक्शन आता है हमारा टी सेल मैचुरेशन। तो वी नो दैट हमारे इमेच्योर टी सेल्स दे आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो एंड दे माइग्रेट टू थाइमस, जहाँ पर वो मैच्योर होते हैं इनटू फंक्शनल टी लिम्फोसाइट्स। राइट, एंड थाइमस ही इंश्योर करता है कि जो टी सेल्स हैं वो बॉडी की खुद की टिश्यूज़ और सेल्स को अफेक्ट ना करें। राइट, एंड थाइमस ग्लैंड सेक्रीट करता है हार्मोन जिसको हम थाइमोसिन कहते हैं, एंड यही थाइमोसिन causes the differentiation and activation of T cells। राइट, अब इसका रोल क्या है इम्यूनिटी में कि टी सेल्स दे आर क्रूशियल फॉर सेल मीडिएट इम्यूनिटी। इसमें हमारे दो सेल्स होते हैं, टी हेल्पर सेल्स जो कि दूसरे इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करता है, एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जिसको टीसी बोलते हैं, जो कि इन्फेक्टेड सेल्स और कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। राइट, नाउ थाइमस इट हेल्प्स टू मेंटेन इम्यून टॉलरेंस, preventing autoimmune diseases। Right, and it is active in childhood and after puberty thymus shrink होना शुरू हो जाता है, and it is gradually replaced by a fatty tissue। इस प्रोसेस को हम इन्वोल्यूशन कहते हैं, बट सम थाइमिक एक्टिविटी थ्रू आउट लाइफ कंटिन्यू रहती है। We will talk about adrenal gland। So adrenal glands हमारे small, triangular and located on the top of each kidney। तो अगर हम यहाँ पर डायग्राम को ध्यान से देखें तो वी कैन क्लियरली सी दैट हमारे दो किडनीज, हर किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। राइट, तो दिस इज राइट एड्रिनल ग्लैंड और यहाँ पर लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड, और इनका शेप लगभग एक ट्रायंगुलर की तरह होता है, एंड दिस इज डिवाइडेड इनटू टू डिस्टिंक्ट रीजन। तो बाहर वाला रीजन होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स और अंदर वाला रीजन होता है एड्रिनल मेडुला।
right? Adrenal cortex, outer region, and adrenal medulla is the inner region. तो अब हम फंक्शंस की बात करें तो जो हमारे एड्रीनल कॉर्टेक्स होते हैं वो हार्मोन रिलीज करता है जिसको कि हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहते हैं, राइट? एंड इनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. सबसे पहला आता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स. So mineralocorticoids, for example, aldosterone hormone, it regulates sodium and potassium levels in the blood and maintains blood pressure and water balance. Next is glucocorticoids, for example, cortisol, which influence carbohydrate, protein and fat metabolism. And the next is gonadocorticoids, जिसको कि हम सेक्स कॉर्टिकॉइड्स भी बोलते हैं, which include small amount of androgen and estrogen which influence secondary sexual characters. जब हम एड्रिनल मेडुलर रीजन की बात करते हैं तो वो हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको हम कैटेकोलामाइंस कहते हैं, and these are also known as stress hormones or we can say fight or flight hormones. तो इनमें आता है सबसे पहला एपिनेफ्रिन जिसको हम एड्रेनलिन कहते हैं. इट इंक्रीज हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड ग्लूकोज लेवल, राइट? इट एनहांस ब्लड फ्लो टू मसल्स एंड ब्रेन, क्योंकि ये हार्मोन हमारा एक स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में ही रिलीज होगा या तो फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में रिलीज होता है जहाँ पर भी वी हैव अ स्ट्रेस और एक इमीडिएट रिएक्शन या रिस्पॉन्स की ज़रूरत है, हमें एक इमीडिएट रिएक्शन की ज़रूरत है टूवर्ड्स दैट स्ट्रेस. तो वहाँ पर क्या होगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होंगे, राइट? ब्लड फ्लो टू मसल्स एंड ब्रेन, ताकि इन अ स्ट्रेस सिचुएशन तुरंत एक रिस्पॉन्स लिया जा सके कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, राइट? एंड द नेक्स्ट इज नॉरएपिनेफ्रिन. Norepinephrine, or we can say noradrenaline. So it works with adrenaline to increase blood pressure and promote vasoconstriction, right? So there are diseases which is related to adrenal gland. तो सबसे पहले है हमारा एडिसन डिजीज. Now Addison disease is caused by underproduction of adrenal cortex, right? Adrenal cortex हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन्स बनाते हैं, तो इनके अंडर प्रोडक्शन की वजह से एक डिजीज़ होती है जिसको हम एडिसन कहते हैं, विच लीड्स टू फैटीग, लो ब्लड प्रेशर, डार्कनिंग ऑफ स्किन. देन द नेक्स्ट इज कशिंग्स डिजीज which is caused by overproduction of cortisol, right? Leads to obesity, high blood pressure and muscular weakness. So this is all about adrenal gland, that it is divided into 2 regions, adrenal cortex and adrenal medulla, और दोनों ही regions अपने different hormones produce करते हैं, right? हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूस करता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स में डिवाइडेड होते हैं. वेयर एज एड्रिनल मेडुला जो हार्मोन सेक्रीट्स करता है उसको हम कैटेकोलामाइंस कहते हैं, विच आर फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स. फॉर एग्जाम्पल एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन. नाउ नेक्स्ट इज आवर पेंक्रियास. सो पेंक्रियास भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरफ फंक्शन करता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है. सो इट इज़ अ हेट्रोक्राइन ग्लैंड जो कि एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, विच मीन्स वो हॉर्मोन्स ऐसे रिलीज करता है जो कि डायरेक्टली ब्लड से जाकर हमारे टारगेट ऑर्गन तक जाते हैं, और वो ऐसे भी हॉर्मोन्स रिलीज करता है जो कि एक डक्ट से होते हुए डायरेक्ट हमारे टारगेट ऑर्गन तक जाते हैं.
which makes it a heterocrine gland. तो सबसे पहले we'll talk about the location and shape. तो pancreas elongated, it is a leaf-like gland. Right? डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं. It is a leaf-like gland and it is elongated in structure. It is below the stomach and the first part of small intestine. Clearly see, this is the first part of small intestine and this is, अगर हम इसको यहाँ पर कंप्लीट करते हैं तो ये हमारा स्टमक होता है. Right? It consists of 3 parts: head, body and tail. अब अभी हमने पढ़ा था कि पेंक्रियाज जो है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही फंक्शन करता है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सोक्राइन टिश्यूज की कि इट अकाउंट्स फॉर 98% एंड इट कंटेन्स अकाइनर सेल्स जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है. बट जब हम एंडोक्राइन फंक्शंस की बात करते हैं तो देर आर क्लस्टर्स ऑफ सेल जिसको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, जो कि कंस्टिट्यूट करता है 2% ऑफ द पेंक्रियास. तो इसमें हमारे अल्फा सेल, बीटा, डेल्टा एंड एफ सेल आते हैं. सो अल्फा सेल ग्लूकागन सेक्रेट करता है, बीटा सेल इंसुलिन, डेल्टा सोमैटोस्टैटिन और एफ सेल पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड. अब यही पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड रेगुलेट करता है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन एक्टिविटीज को ऑफ द पेंक्रियास. राइट. सो सबसे पहले विल डिस्कस द एक्सोक्राइन फंक्शन इन डिटेल. तो अभी हमने डिस्कस किया था कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन टिश्यू कंस्टिट्यूट अबाउट 98% एकाइनर सेल से बना होता है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है. तो अब ये एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं हमारे अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, राइट एंड न्यूक्लियस. ये सारे हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं. अमाइलेज ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स इनटू माल्टोज, लाइपेज फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, जबकि ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन्स को इनटू पेप्टाइड में ब्रेक डाउन करते हैं. और न्यूक्लियस एंजाइम it digests nucleic acids such as DNA and RNA. And these enzymes, they are situated in the duodenum via the pancreatic ducts. These enzymes are secreted into duodenum by pancreatic duct. Right? इसलिए इनको हम एक्सोक्राइन फंक्शन में इंक्लूड करते हैं क्योंकि ये सारे एंजाइम्स हमारे ड्यूडेनम में सेक्रेट होते हैं बाय पेंक्रियाटिक डक्ट. नाउ विल डिस्कस एक्सोक्राइन फंक्शन. तो यहाँ पर जो हमारे हार्मोन्स आते हैं दे आर इंसुलिन, ग्लूकागन, सोमैटोस्टैटिन एंड एफ सेल, जो कि हमने डिस्कस किया था. और एफ सेल हमारा पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड बनाता है जो कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही फंक्शंस को रेगुलेट करता है. तो सबसे पहले इंसुलिन is a hormone secreted by beta cell. अब इंसुलिन क्या करता है? इट लोअर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय अपटेकिंग द ग्लूकोज एंड कन्वर्टिंग इट इनटू ग्लाइकोजन, जो कि लिवर और मसल में जाके हमारा स्टोर होता है. बट जबकि ग्लूकागन इट इज सेक्रेटेड बाय अल्फा सेल, ये उल्टा काम करता है. ग्लूकागन ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके. ये फंक्शन लिवर में होता है. राइट. तो अभी इंसुलिन क्या कर रहा था? इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करता है, राइट, बाय अपटेकिंग, और उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में. लिवर में नहीं तो मसल में स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन. अब ग्लूकागन क्या करता है? उसी स्टोर्ड ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करता है इन लिवर.
जिससे कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है, राइट। एंड द नेक्स्ट हार्मोन है हमारा सोमैटोस्टैटिन, जो कि डेल्टा सेल प्रोड्यूस करती हैं, एंड ये रेगुलेट करता है दोनों इंसुलिन और ग्लूकागन को, राइट। सो इम्पोर्टेंस इज दैट इट मेंटेन्स ग्लूकोज होम्योस्टैटिस, जो कि हमारा इंसुलिन और ग्लूकागन मिलके ब्लड में शुगर लेवल्स को अप एंड डाउन करते रहते हैं, राइट। और जब भी डिसफंक्शन होता है पेंक्रियाज में, इट्स लीड टू कंडीशंस लाइक डायबिटीज मेलाइटिस। ये हमने शुरू में डिस्कस किया था जब हमने डायबिटीज इंसिपिडस को डिस्कस किया था, जो कि एडीएच हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, राइट। एंड द नेक्स्ट इज पेंक्रियाटिस, जिसमें कि पेंक्रियाज में इन्फ्लेमेशन होता है ड्यू टू एंजाइम एक्टिवेशन विद इन द ग्लैंड। द नेक्स्ट इज टेस्टिस। सो टेस्टिस आर pair of male reproductive gland which produce sperm and male sex hormone testosterone, right. By location wise, it is located outside the abdominal cavity within a pouch like structure जिसको हम scrotum कहते हैं, right. And this external positioning keeps the temperature 2 to 3 degree lower than body temperature, which is optimal for sperm production, राइट। जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ईच टेस्टिस इज ओवल, मेजर्स अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन विड्थ। इट इज सराउंडेड बाय अ प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया, एंड ईच testis is divided into 200 to 300 lobules, right. In this diagram we can clearly see testis, right, tunica albuginea, a protecting outer covering and a sac like structure जिसको कि हम scrotum कहते हैं, right. Now we'll talk about the lobules and seminiferous tubules. Abhi we just discussed that each testis it contains 2 to 300 lobules, और हर lobule में there are 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules which are the site of sperm production, or we can say which are the sites of spermatogenesis, right. The next is interstitial and leading cells, or we can say leading. So interstitial cell, it is located in space between seminiferous lobule, and this interstitial cell it produces the hormone testosterone, which is responsible for development of sexual characters, maintenance of male reproductive organ, regulation of libido and spermatogenesis, right. So testis receive blood through testicular arteries, and venous blood is drained by pampiniferum plexus. Now function of testis that अभी हमने discuss किया, spermatogenesis which occurs in seminiferous tubules, right. Production of sperm in seminiferous tubule, it began at puberty and it is controlled by hypothalamus pituitary gonadal axis, राइट. ऐसा ही एक एक्सिस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, दैट इज हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी थायराइड, और यहाँ पर है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनाडल, सेम है, राइट. कि हाइपोथैलेमस में गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स करेगा पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी वहाँ पर सेक्रिएट करेगी फॉलिमर स्टिमुलेटिंग सेल्स विच स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड लीडिंग सेल्स जो कि प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन को स्टिमुलेट करेगा, राइट. सो हार्मोन सेक्रीशन इज टेस्टोस्टेरॉन विच इज इसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस and responsible for primary and secondary sexual characters. The next is ovary.
So ovary is a vital organ in female reproductive system, right? It functions as a reproductive organ as well as an endocrine gland. Functions as both a reproductive organ and endocrine gland, right? Now we will talk about the structure of ovary. So location, there are two ovaries, right? Each located on either side of lower abdomen, and it is attached to pelvic by ligaments. Each ovary is small, oval shape, measure about 2 to 4 centimeter in length. So this is the structure of female reproductive system, and here is ovary, right? There are two ovaries, oval in shape. Now we'll talk about the function of ovary. तो अभी हमने डिस्कस किया था दैट ओवरी एक्ट एज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड. तो फंक्शंस भी हमारे रिप्रोडक्टिव फंक्शन और एंडोक्राइन फंक्शन में डिवाइड हो जाते हैं. तो सबसे पहले विल डिस्कस द रिप्रोडक्टिव फंक्शन. सो दैट इज oogenesis, formation and maturation of ovum, and the next is folliculogenesis, that is development of follicles that surrounds and nourish the oocyte. उसके बाद विल डिस्कस द एंडोक्राइन फंक्शन. सो ओवरी एक्ट एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड बाय सेक्रेटिंग हॉर्मोन्स which are essential for regulating the female reproductive system. अब कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं which are secreted by ovary? So सबसे पहला है एस्ट्रोजन. It is responsible for secondary sexual characters. Now estrogen also regulates menstrual cycle and growth of the endometrial lining of uterus. Right? Next hormone है हमारा progesterone, and progesterone prepares the uterus for implantation of fertilized egg. It maintains pregnancy by inhibiting uterine contractions. उसके बाद है हमारा inhibin hormone which inhibits the secretion of FSH from anterior pituitary. And the next is relaxin which help in relaxing pelvic ligaments during childbirth. Now ovary plays a role in regulation of menstrual cycle, right? And menstrual cycle में हमारे 4 फेज होते हैं. सबसे पहला menstrual phase, follicular phase, ovulation and luteal phase. So menstrual phase is shedding of uterine lining. Follicular phase consists of growth of follicles under the influence of FSH, and ovulation is the release of mature ovum around the 14th day, and this ovulation is triggered by luteinizing hormone. And the last is luteal phase, that formation of corpus luteum which secretes progesterone. Now we just have starting में हमने डिस्कस करा था इन द फर्स्ट स्लाइड की हार्ट, किडनी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ये भी एज अ ग्लैंड हार्मोन सेक्रीट करते हैं. तो सबसे पहले विल डिस्कस द हार्मोन सेक्रीट बाय हार्ट. सो हमारा हार्ट इट रिलीज ANP जिसको हम एट्रियल नाइट्री यूरेटिक पेप्टाइड बोलते हैं. और ये ANP इट रिड्यूस ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर, एंड इट प्रोमोट्स सोडियम एंड वाटर एक्सक्रीशन, राइट. और जब हम किडनी की बात करते हैं तो किडनी हमारा 3 हार्मोन रिलीज करता है, रेनिन, एराइथ्रोपोएटिन एंड कैल्सिट्रायोल. सो रेनिन एंजाइम क्या करता है? इट रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर. एराइथ्रोपोएटिन और EPO इट स्टिमुलेट्स RBC प्रोडक्शन in response to low oxygen levels. And the next is calcitriol. Calcitriol hormone जो है it regulates calcium और phosphate level by acting on the intestines and bone.
और लास्टली हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट रिलीज करता है गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, कोलेकोसाइटोकाइनिन, गैलिन एंड लेप्टिन. So gastric enzyme, gastric hormones स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक एसिड सेक्रीशन. सेक्रेटिन स्टिमुलेट करता है बाइकार्बोनेट सेक्रीशन विच न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड. तो गैस्ट्रिन और सेक्रेटिन का फंक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है. एंड द नेक्स्ट इज कोलसाइटोकाइनिन विच स्टिमुलेट्स बाइल एंड एंजाइम सेक्रीशन फॉर fat and protein digestion. Then the next is ghrelin enzyme which stimulates appetite and food intake. That the feeling of appetite is through ghrelin hormone. Then is leptin which reduces appetite. Right? So ghrelin and leptin का रोल भी एक दूसरे से कॉन्ट्रास्टिंग पर आता है. राइट? एक एपेटाइट को स्टिमुलेट करता है, दूसरा रिड्यूस करता है एपेटाइट को. नाउ अभी तक हमने बहुत सारे हार्मोन्स डिस्कस करे. राइट? स्टार्टिंग फ्रॉम हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पेंक्रियास, हार्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. राइट? नाउ अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये हार्मोन्स जो मैकेनिज्म हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था. राइट? कि एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सेक्रीट करता है. वो हार्मोन अगर डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ हमारे टारगेट ऑर्गन तक जाता है तो उसको हम एंडोक्राइन बोलते हैं, क्योंकि वो डक्ट नहीं है उसके पास. और यही अगर वो किसी थ्रू डक्ट जाता है हमारे टारगेट ऑर्गन तक तो उसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड हार्मोन बोलते हैं. राइट? तो जितना भी हार्मोन का मैकेनिज्म है वो कैसे परफॉर्म होता है. राइट? व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड इट, द एक्शन ऑफ हार्मोन, तो उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर. राइट? तो सबसे पहले विल डिस्कस अबाउट द प्रोटीन्स हार्मोन, कि हाउ द mechanism of action take place in case of protein hormones. Right? So protein hormones, जैसे their name suggest, they are made up of amino acids, right, which are water soluble. And these hormones being protein hormones, right, protein structure है इनका, hormones का structure protein का है. So इस वजह से जो सेल मेम्ब्रेन की लिपिड बायलेयर है ये उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकते. अब उनको अपना एक्शन परफॉर्म करने के लिए दे हैव टू पेनिट्रेट थ्रू द सेल. राइट? तो अब पेनिट्रेशन के लिए दे नीड रिसेप्टर्स ऑन द सेल सरफेस. राइट? तो सबसे पहला प्रोसेस है प्रोटीन हार्मोन्स के एक्शन का, जो कि है रिसेप्टर बाइंडिंग, इन विच प्रोटीन हार्मोन बाइंड करता है उस स्पेसिफिक रिसेप्टर पर ऑन द सरफेस ऑफ देयर टारगेट सेल. तो इन रिसेप्टर्स को हम कहते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स. राइट? और टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, जो कि हमारे हार्मोन पे डिपेंड करता है. राइट? सो सबसे पहला स्टेप हो गया प्रोटीन हार्मोन का रिसेप्टर से बाइंड होना, जो कि एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा हमारे टारगेट सेल पर. क्यों? क्योंकि वो हार्मोन का स्ट्रक्चर प्रोटीन का है, तो वो लिपिड बायलेयर को पेनिट्रेट नहीं कर सकता, तो उसको रिसेप्टर की ज़रूरत है. और ये रिसेप्टर हमारा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर भी हो सकता है और टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर हो सकता है, जो कि हार्मोन पे डिपेंड करता है. नाउ उसके बाद जब हमारा रिसेप्टर बाइंडिंग हो गया, देन नेक्स्ट इज सिग्नल ट्रांसडक्शन. अब बाइंडिंग होने के बाद जो रिसेप्टर है इट गोज अंडर कॉन्फॉर्मेशनल चेंज. राइट? जिससे कि एक इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग कास्केड ट्रिगर होगा. नाउ दिस इज ऑफन मीडिएटेड बाय सेकेंडरी मैसेंजर्स, जैसे कि एएमपी और वी कैन से साइक्लिक एएमपी. राइट? इनाइसोटॉल ट्राइफॉस्फेट और कैल्शियम आयंस. नाउ वी कैन क्लियरली सी इस डायग्राम में
that this is about protein hormone, right? So हमारा हार्मोन फॉर एग्जांपल FSH प्रोटीन हार्मोन होता है, राइट? तो ये टारगेट सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकता, तो इट नीड अ रिसेप्टर। तो सबसे पहला स्टेप था कि हार्मोन हमारा रिसेप्टर से बाइंड करेगा, एंड इसके बाद एक सिग्नल प्रोसेस स्टार्ट होगा जहाँ पर रिसेप्टर इट अंडरगोज कन्फर्मेशनल चेंज, और ये रिस्पॉन्स इज ट्रिगर्ड बाय सेकेंडरी मैसेंजर्स जैसे कि साइक्लिक AMP और कैल्शियम आयंस। नाउ आफ्टर दैट these secondary enzymes, these secondary messengers, they activate intracellular enzymes जैसे कि protein kinase, which phosphorylate protein and led to cellular response, जैसे कि जीन एक्सप्रेशन हो गया, कोई प्रोटीन सिंथेसाइज करना है, और वी कैन से सेलुलर ग्रोथ। So right, we can clearly see secondary messengers can help in undergo biochemical response. Right, the secondary messenger, it activates intracellular enzyme protein kinase जो कि which phosphorylate protein and led to various cellular response. Right, clearly see. Now the last is effect on target cell. This results in physiological changes in the target cell such as increase enzyme activity, change in ion transport और altered gene expression. So जो भी इफेक्ट होगा वो उस टारगेट सेल पर शो करेगा, which results in physiological change in target cell. And ये change enzyme activity, change in ion transport और gene altered जीन एक्सप्रेशन से भी शो होता है, राइट? सो प्रोटीन हार्मोन एक्शन क्लियरली यहाँ पर एक्सप्लेन हो जाता है कि हार्मोन सबसे पहले बाइंड करेगा अपने रिसेप्टर से, फिर सेकेंड स्टेप में रिसेप्टर हमारा इट अंडरगोज कन्फर्मेशनल चेंज विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर्स का जनरेशन होगा, फॉर एग्जांपल साइक्लिक AMP एंड कैल्शियम ions, or we can say iron salt triphosphate or IP3, right? And which starts biochemical responses, and the next is physiological response, or we can say effect on target cells. Now protein hormones के बहुत सारे examples हैं जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकागन एंड ग्रोथ हार्मोन, ये सारे हमारे प्रोटीन हार्मोन्स आते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा स्टेरॉयड हार्मोन्स। अब ये स्टेरॉयड हार्मोन्स दे आर डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल और ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं। अब बीइंग लिपिड सॉल्युबल ये सेल मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर को ईजिली पेनिट्रेट कर सकते हैं, तो इनको रिसेप्टर्स की ज़रूरत नहीं होती। नाउ जब हम स्टेरॉयड हार्मोन्स की मैकेनिज्म की बात करते हैं ऑफ देयर एक्शन, तो सबसे पहला आता है डिफ्यूजन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अब स्टेरॉयड हार्मोन है फैट सॉल्युबल, तो इनको टारगेट सेल की मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने के लिए लाइक प्रोटीन हार्मोन्स रिसेप्टर की ज़रूरत नहीं है, तो वो ईजिली पास कर सकते हैं, राइट? हियर वी कैन सी स्टेरॉयड हार्मोन, फॉर एग्जांपल एस्ट्रोजन, जो कि ईजिली पास कर सकता है द सेल मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल। इन केस ऑफ यहाँ पर अगर हम एस्ट्रोजन की बात कर रहे हैं तो वी कैन से इट इज़ अ यूट्राइन सेल मेम्ब्रेन, जो कि हमारा टारगेट सेल है, राइट? रिसेप्टर की ज़रूरत नहीं है। नाउ यहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं इंट्रासेलुलर, राइट? इन द सेल स्टेरॉयड हार्मोन्स बाइंड करता है उसी टारगेट सेल के रिसेप्टर से जो कि स्पेसिफिक होते हैं, एंड दे एक्ट एज लिगैंड एक्टिवेटेड ट्रांसक्रिप्शन
फैक्टर्स, राइट। वो रिसेप्टर से बाइंड करा हार्मोन, राइट, बाइंड्स टू रिसेप्टर causing receptor hormone complex, एंड दिस बाइंडिंग की वजह से होता है हमारा एक्टिवेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, राइट, जिससे कि जो भी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करना है हमें ऑन द टारगेट सेल वो एग्जिबिट होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटीन हार्मोन एक्शन एंजाइम एंड स्टेरॉयड हार्मोन एक्शन एंजाइम। हमारे हार्मोन्स सच एज कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये सारे स्टेरॉइड्स हार्मोन के अंदर आते हैं, राइट। So this is all about this chapter.